वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल जो है अपन ने दर्पणों की जो है प्रतिबिंब निर्माण अपन ने जो है देख लिया था। आज अपन बात करेंगे उसके आगे की। आज अपन पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पणों के उपयोग। पहले अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, फिर अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अपन अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो पहला उपयोग है बेटा इसका कि परावर्तक दूरदर्शी के रूप में इस्तेमाल किया जाता, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए अपने पास इस्तेमाल किया जाता है। पहला कौन सा अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या, परावर्तक दूरदर्शी के रूप में, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसका बेटा, अवतल दर्पण का। दूसरा अपन बात करें तो श्रृंगार और हजामत के रूप में, जो नाइयों की जो दुकान होती है जिसमें तुम बैठते हो अपना चेहरा वगैरह संवारते हो, उनमें जो कांच लगा होता है सामने, दर्पण जो लगा होता है वो दर्पण कौन सा होता है बेटा, अवतल दर्पण। ठीक है। तीसरी बात करें तो मोटर गाड़ी की हेडलाइट में जो सामने जो लाइटें लगी होती हैं हेडलाइट, उनके अंदर कौन सा दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण। चौथा पर बात करें दंत विशेषज्ञ के दर्पण के रूप में, जब आपको डॉक्टर कई बार कहता है ना मुंह फाड़, तो मुंह फाड़ने के बाद वो आपको एक लेंस से देखता है आपके दांतों को, तो वो लेंस कौन सा, सॉरी वो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग परावर्तक दूरदर्शी के रूप में, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए। दूसरा श्रृंगार और हजामत के रूप में, अगर नाइयों की दुकान के अंदर जो दर्पण लगा हो तो वो दर्पण कौन सा हमारा, अवतल दर्पण। तीसरा अपन गाड़ियों की हेडलाइट में, मतलब गाड़ियों की जो सामने वाली जो लाइट होती है जो जलती है, उन लाइटों के अंदर कौन सा दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण। चौथा दंत विशेषज्ञ के दर्पण के रूप में, तो जो दंत विशेषज्ञ के दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं बेटा, अवतल दर्पण। साथ ही बात करते हैं अपन किसकी, उत्तल दर्पण के उपयोग की। पहला वाहनों के पार्श्व दर्पण, मतलब साइड ग्लास, जिसमें से अपन पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है बेटा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है। दूसरा खतरनाक और 2 मंजिला बस सुरक्षा दर्पण के रूप में, तो जब घूमते समय जो गाड़ी होती है ऊपर, उसमें देखे ऊपर की तरफ एक कांच लगा होता है, 2 मंजिला बस होती है तो उसके टॉप फ्लोर पे कांच लगा होता है जो पीछे के दृश्य को हमारे को क्या करता दिखाता है। तो वहां भी हमारे पास कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तीसरा हम बात करें तो वर्तमान में एटीएम मशीनों में, आप जब एटीएम मशीनों में जाएंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा जो है दर्पण लगा होगा, उसमें यह है कि पीछे वाला आदमी आपको नजर आ जाए उसके अंदर कि वो आपका एटीएम पिन या एटीएम नंबर जो भी है आपका पासवर्ड वगैरह वो चेक तो नहीं कर रहा। आई बात समझ। तो सुरक्षा के लिए हमारे पास एटीएम मशीनों में आजकल क्या लगाया जाता है, दर्पण लगाया जाता है कि पीछे खड़ा व्यक्ति आपको नजर आए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आपके पासवर्ड को कॉपी तो नहीं कर रहा या देख तो नहीं रहा। ठीक है। तो उसके लिए सुरक्षा के रूप में अपने पास आजकल क्या लगाने लगे हैं, उसके अंदर उत्तल दर्पण। तीसरा सजावटी कार्य में, जैसे हमारे आमेर महल के अंदर जो है शीश महल जो है, आमेर के अंदर जो शीश महल है उसके अंदर शीश मतलब कांच, तो उसके अंदर कौन सा दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये हमारे पास दर्पणों का उपयोग है बेटा, अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। अवतल दर्पण परावर्तक दूरदर्शी, श्रृंगार हजामत के रूप में, मोटर गाड़ी की हेडलाइट और दंत विशेषज्ञ के दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण की बात करें वाहनों के पार्श्व दर्पणों में, साइड ग्लास में, खतरनाक मोड़ और 2 मंजिला बस में सुरक्षा दृश्य के रूप में। तीसरा वर्तमान एटीएम मशीनों में, और चौथा सजावटी कार्य में, जैसे आमेर के अंदर जो शीश महल है उसके अंदर हमारे पास ये दर्पण लगा हुआ है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या दर्पणों के उपयोग। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध की बात करेंगे। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध की अपन बात करें तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या को अपन निकालते किससे लिखते हैं बेटा, r से, और फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। तो वो होती है बेटा r बराबर क्या होती है, 2f। और ये संबंध आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, r बराबर 2f। अर्थात आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। जैसे फोकस दूरी का यहां से f बराबर क्या है, r/2। तो बताओ f बराबर क्या है, r/2। मतलब फोकस दूरी क्या है बेटा, वक्रता त्रिज्या की आधी है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सर वक्रता त्रिज्या हमारे पास फोकस दूरी की क्या है, दुगनी है। ठीक है, तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध वगैरह समझ में आ गया। r बराबर क्या होता है 2f। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या है दुगनी, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो छोटा द्वारक वाला दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमारे पास आ रही है, जहां से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो हमारे पास बेटा इस टॉपिक को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास क्या आएगा बेटा, दर्पण है सूत्र। क्या आएगा बेटा, दर्पण सूत्र, जहां से हमारे पास बोर्ड एग्जाम पर्सन आएगा बेटा, श्योर है। तो अपन बात करेंगे किसकी बेटा, दर्पण सूत्र की अपन बात करते हैं, मिरर फॉर्मूले की अपन बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मिरर फॉर्मूला। अपन इसकी बात करते हैं। पहली बात ये बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता है क्या है। तो मिरर फॉर्मूला बेटा दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य का संबंध होगा, उस संबंध को अपन क्या कहेंगे बेटा, दर्पण सूत्र कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास होता है बेटा क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास कौन सा सूत्र होता है बेटा, दर्पण सूत्र हमारे पास होता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब बात करते हैं f बराबर क्या था यहाँ, फोकस दूरी। f बराबर क्या था बेटा, फोकस दूरी। v हमारे पास बेटा प्रतिबिंब की दूरी, तो किससे मापी जाएगी, ध्रुव से। किससे मापी जाएगी बेटा, ध्रुव से। प्रतिबिंब की दूरी v क्या हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी। और u की बात करते हैं हमारे पास बेटा बिंब की दूरी। ये क्या है बेटा, बिंब की दूरी। तो f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी। ये हमारे पास है। आपको ध्यान रखना है कि मैंने फोकस, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, तो इन तीनों के अंदर देखो बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, इनके मध्य जो संबंध आया, उस संबंध को अपन ने क्या बोला बेटा, दर्पण सूत्र। और वो संबंध कैसा होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास क्या होता है, दर्पण सूत्र। f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी। अब देखो जो हमारे पास मेन जो चीजें थी, मैं आपको पहले ही स्पेशल टॉपिक और इसका पर्सनल वीडियो में आपके पास डाल चुका हूं, इसका कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी का। यह आपका मैंने स्पेशल वीडियो डाला था, बिल्कुल ट्रिक के साथ मैंने उस वीडियो में समझाया कि कैसे आप कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हो बेटा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी, मैं इसका वीडियो मैंने आपको बना चुका हूं। तो इस कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही अपन जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब अपन जैसे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम उसमें अपन पढ़ेंगे किस बेसिस पे, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के आधार पे। तो मैं वहां समझा चुका हूं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक या धनात्मक। वहां मैं प्रतिबिंब, बिंब और फोकस तीनों के बारे में डिटेल से समझा चुका हूं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है, किसकी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, बिंब की दूरी तो वैसे मैंने आपको इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बता रखा है कि बिंब की दूरी हर दर्पण अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक बार आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें जाएगा, आपको कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी इन दोनों दर्पणों के समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि आगे अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले बेसिस,
वो हमारे किससे सोल्व होंगे, कार्तीय परिपाटी से सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा कौन सा टॉपिक, दर्पण सूत्र। क्या है दर्पण सूत्र, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध बताया जाता है, उस संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब की दूरी। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आवर्धनता। और इस टॉपिक को भी आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, कुछ इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। वो चीजें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, कैसे हमारे पास जब प्रतिबिंब की स्थिति निकाली जाए, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, वो चीजें हमारे किससे क्लियर होती है बेटा, आवर्धनता से। किससे क्लियर होती है, आवर्धनता से। इसलिए आवर्धनता के टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब आवर्धनता क्या होती है, देखो हमारे पास एक होता है बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये तो दूरी थी बेटा, इस फॉर्म में लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे हाइट के फॉर्म में, ऊपर या नीचे की तरफ। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास एक हाइट होती है बेटा, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की हाइट या प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एक होती है हमारे पास किसकी बेटा, बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बेटा, बिंब की ऊंचाई। तो एक बात बताओ बेटा, प्रतिबिंब किसका बनेगा, बिंब का, तथा बिंब होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। ये मैं पहले भी आपको एक चीज समझा चुका हूं कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हमारे पास कोई ना कोई बिंब होगा। छाया प्रतिबिंब बनेगा किसका, जब सामने कोई चीज होगी ना तभी तो उसकी चीज रिफ्लेक्शन बनेगा, या अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। तो हमारे पास बिंब की ऊंचाई होती है, उसको अपन लिखते हैं बेटा h से। तो श्योर है कि अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे लिखेंगे बेटा, h डैश से। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गई और बिंब की ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई। ठीक है, तो इसी आधार पर अपन इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आवर्धनता है उसको अपन लिखते हैं बेटा m से। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं कि आवर्धनता किससे लिखते हैं बेटा, m से। और देखो अब मैं आपके पास इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले से ही अपन डेफिनेशन बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बार-बार कह चुका हूं कि रटने की जरूरत नहीं, चीजों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, हमारे पास m की डेफिनेशन, हम आवर्धनता की सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है h डैश अपॉन h। और अभी आपने पढ़ा h डैश क्या है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, बिंब की ऊंचाई। मैंने कहा इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। तो हमारे पास अब इससे आप देखो कि h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये मेरे पास क्या है, h क्या है, बिंब की ऊंचाई। ये मेरे पास क्या है, बिंब की ऊंचाई मेरे पास है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात ही मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धनता। क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धनता। तो h डैश अपॉन क्या हो गया, h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा बिंब की ऊंचाई, और इसका अनुपात मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धनता। अब इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा मेरे पास, आवर्धनता कहलाएगा। फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालिए बेटा, h डैश अपॉन h। तो आप ये कह सकते हैं ना सर कि h डैश अपॉन h मतलब h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धनता कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना कि दोनों ऊपर नीचे मत कर देना कि बिंब को आप ऊपर कर दे, प्रतिबिंब को आप नीचे कर दे, ऐसा नहीं होगा बेटा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धनता। तो डेफिनेशन आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, इससे h डैश अपॉन h से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास यदि h डैश और h ना देकर के हमारे को वही दे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दे, यदि प्रतिबिंब की दूरी व बिंब की दूरी में हमें से पूछा जाए, अगर हमारे को ऊंचाई ना देकर क्या दे रखा हो, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी अगर हमारे को दे रखी हो, तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला आएगा माइनस v अपॉन u। क्या है बेटा, माइनस v अपॉन
यू, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वही वाली बात है। या ऊंचाई थी, यहाँ क्या आ जाएगी दूरी, एक आएगा प्रतिबिंब ऊपर ही और बिंब नीचे ही। तो हमारे पास उस समय फॉर्मूला रहेगा माइनस वी अपॉन यू। तो अपन आवर्तनता का पूरी इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये वाला फॉर्मूला बताओ अपन आवर्तनता का लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एम बराबर क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। लेकिन अगर मैं ऊंचाई ना दे रखी, क्या दे, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी अगर मुझे दे रखी हो, तो फिर मेरे को फॉर्मूला कौन सा लगाना, माइनस वी अपॉन यू वाला फॉर्मूला। एम बराबर क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये हमारे पास कौन होती है बेटा, आवर्तनता। और यहां से हमारे पास क्या आएगा, प्रश्न आएगा। अब देखो हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, वो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अब अगर मान लो मेरे पास सोल्व करने पर m मेरे पास जो है वो ऋणात्मक आ गई। अगर जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किए, अब प्रतिबिंब की स्थिति और उनकी साइज की अपन बात करते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति हमारे को किस तरीके से, तो मैं लिख देता हूं कि अपन वो प्रतिबिंब की स्थिति आवर्तनता के आधार पर किस तरीके से डिनोट करनी है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। कि अगर मेरे पास m क्या आ जाए बेटा, ऋणात्मक आ जाए, अगर मेरे पास m क्या है, ऋणात्मक, इसका मतलब मेरा स्थिति क्या प्रकृति, तो मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बेटा सॉरी वास्तविक व उल्टा। अगर आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने पर m क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा कैसा बेटा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक और उल्टा। और अगर मेरे पास m क्या आ रही है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब मेरे पास प्रतिबिंब बनेगा बेटा, बनेगा आभासी व सीधा। कैसा बनेगा बेटा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब मेरे पास बनेगा। ठीक है, दोनों चीजें। प्रतिबिंब की प्रकृति आपको समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, m अगर मेरे पास ऋणात्मक आएगा, अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से या फिर इस पूरे फॉर्मूले से अगर मैं सोल्व करूंगा, और अगर मेरे पास m, मैंने कहा ना कार्तिक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे अपन, तो कार्तिक चिन्ह परिपाटी का वीडियो अपलोड कर चुका हूं बेटा, आप उसको देख लें। तो m अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव आई है, जिसका मतलब मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और अगर मेरे पास m क्या आ रही है, धनात्मक, तो मेरे पास ये कैसा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मेरे पास बनेगा। तो यहां से अपन प्रकृति का तो पता लगा लेंगे, लेकिन अब प्रतिबिंब की साइज का पता कैसे लगाएंगे, सर प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, कि मेरे पास प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से छोटा होगा, बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। इस चीज का पता किस तरीके से लगाया जाए, अपन ये चीज अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था बेटा, प्रतिबिंब की प्रकृति तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें कि अगर m ग्रेटर देन है किससे बेटा, 1 से, अगर m क्या है, 1 से ज्यादा आ रहा है, m का मान क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा, तो आप कह सकते हैं कि सर प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे, बिंब से। प्रतिबिंब भी बड़ा होगा किससे बेटा, बिंब से। अगर मेरे पास m का मान क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा, m का मान मैं फिर कह रहा हूं बेटा 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे, बिंब से। अगर मेरे पास m का मान कम आ रहा है किससे, 1 से, अगर m का मान मेरे पास 1 से क्या आ रहा है, कम, तो इसका मतलब मेरे पास प्रतिबिंब छोटा होगा इससे, बिंब से। और अगर मेरे पास m का मान क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, m का मान मेरे पास क्या है बेटा, 1, तो आप कह सकते हैं ना कि सर प्रतिबिंब बराबर है बिंब, प्रतिबिंब बराबर है बिंब, मतलब प्रतिबिंब और बिंब दोनों की साइज क्या होगी बेटा, बराबर होगी। तो प्रकृति का पता आप इस बेसिस पे लगाएंगे और उनके आकार का, आकृति सॉरी साइज का पता आप इस तरीके से लगाएंगे। अगर m का मान क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे, बिंब से। अगर m छोटा है, m का मान 1 से कम आ रहा है, तो प्रतिबिंब छोटा होगा किससे, बिंब से। कह सकते हैं बिंब बड़ा होगा और प्रतिबिंब छोटा होगा। और अगर m का मान क्या है, 1 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं प्रतिबिंब और बिंब दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारे को
इनका आकार बताएगा, ये चीज हमारे को क्या बताएगी बेटा, उनकी प्रकृति बताएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को h डैश a या h चाहिए या फिर हमारे को v और u चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए बेटा कि प्रतिबिंब की इस प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब कैसा होगा या फिर उसकी साइज बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसको बताने से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आवर्तनता निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अगर आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाती है तो आप ये दिमाग में सेट कर ले कि मुझे वो चीज किस बेसिस पे बतानी है, आवर्तनता के बेसिस पे बताना, मुझे आवर्तनता निकालनी पड़ेगी किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास क्या बेटा, आवर्तनता। ठीक है, समझ में आ जाएगा? m अगर ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, m धनात्मक आ रहा है तो वास्तविक आभासी और सीधा। m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे, बिंब से। m का मान अगर 1 से कम आ रहा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा बिंब से, और m का मान अगर 1 आ रहा है तो दोनों के साइज क्या होगी बेटा, बराबर होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है बेटा हमारा दूसरा टॉपिक, अपवर्तन। ये तो था हमारा आज तक का क्या, परावर्तन। अब अपन बात करेंगे किसकी बेटा, अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे बेटा, अपवर्तन की। अब हमारे पास मैंने आपको दो माध्यम समझाए थे, याद हो तो। एक माध्यम मैंने बताया था सघन माध्यम, दूसरा माध्यम मैंने समझाया था बेटा आपको विरल माध्यम। तो अब हमारे को वो दोनों चीजें यहाँ काम आएंगी, सरल और विरल। ये दोनों माध्यम हमारे पास आएंगे, यहाँ पर कैसे सर, विरल माध्यम, सॉरी विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये दोनों माध्यम हमारे पास काम आएंगे। मैंने उसमें वायु, कांच और जल का एग्जांपल देकर के आपको समझा था कौन विरल है कौन है सघन माध्यम हमारे पास है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा किसकी, अपवर्तन की। तो देखो अपवर्तन हमारे पास क्या होता है, तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सर अपवर्तन होता क्या है। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना, प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर आकर क्या हो रही है, टकरा रही है, तो वह टकराने के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो जाएगी बेटा, विचलित हो जाएगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं यदि कोई प्रकाश किरण, दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब सरल माध्यम से विरल माध्यम से जा रही हो, सघन माध्यम में, सघन माध्यम से जा रही हो विरल माध्यम में, तो अपन कह सकते सर यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है बेटा, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें बेटा इस तरीके से, ये मेरे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये मेरे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है, यहां से मेरे पास कोई परावर्तक पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण क्या आकर के टकराई, और टकराने के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो गया बेटा, विचलित हो गई। देखो जानी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये गई कैसे, ऐसे। ये मान लिया अपन ने कौन सा माध्यम बेटा, विरल माध्यम, और ये मान लिया अपन ने कौन सा माध्यम बेटा, सघन माध्यम, मतलब मान लीजिए जल का माध्यम मान लिया मैंने। ये मेरे पास कौन सा माध्यम बेटा, सघन माध्यम है। तो देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है ना, मतलब एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में गई है, तो
प्रकाश की किरण देखो जाली सीधी सीधी इनका ये ऐसे अपने मार्ग से क्या हो गया बेटा, विचलित हो गई। इसी प्रकाश की घटना को क्या कहा जाता है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कांच की पट्टिका पर अपवर्तन की बात करेंगे बेटा। किस पर बात करेंगे बेटा, कांच की पट्टिका पर अपन किसकी बात करेंगे, अपवर्तन की बात करते हैं कि कांच की पट्टिका पर अपवर्तन कैसे होता है। तो कांच की, उससे पहले दो तीन नियम अपन और देख लेते हैं बेटा कि अपवर्तन के अंदर, एक तो मैंने क्या कहा कि अपवर्तन के अंदर जो है वो उस किरण की दिशा, मैं लिख देता हूं, अपवर्तन में प्रकाश किरण की चाल, तरंगदैर्घ्य व दिशा बदल जाती है। कि अगर अपवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या होगा बेटा, अगर कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मैंने बनाया यहां से हमारे पास किसमें गई, सघन माध्यम से कहां प्रवेश करी बेटा, वो विरल माध्यम में कहां प्रवेश करी, सॉरी विरल माध्यम से कहां प्रवेश करी बेटा, सघन माध्यम। इसमें मैंने विलंब बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो आई कोण बना है और यहाँ मेरे पास कौन सा कोण बना है बेटा, आर कोण। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये हमारे पास आपतित किरण है और ये मेरे पास अपवर्तित किरण है। ये मेरे पास कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण, और अब ये मेरे पास बेटा अपवर्तित किरण। अब आप इसको परावर्तित किरण नहीं बोलेंगे क्योंकि आप परावर्तन नहीं पढ़ रहे, अब अपन पढ़ रहे अपवर्तन, तो अब आप इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, परावर्तन अपन इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब हमारे पास कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास प्रकाश की एक तो चाल, मैंने कहा उस प्रकाश की किरण की क्या हो गई, चाल बदल जाएगी। तो ये हमारे पास देखो पहला माध्यम है विरल माध्यम, और ये मेरे पास कौन सा माध्यम बेटा, जो मैंने अभी बताया ना, जल वाला माध्यम मान लिया एक तरीके से अपन ने, जो मैंने कहा कौन सा माध्यम बेटा, सघन माध्यम। तो एक तो मैंने क्या कहा कि अगर अपवर्तन हो रहा है तो एक अंदर प्रकाश की चाल बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, चाल। और अपन एक तरीके से माने तो प्रकाश की किरण में चाल का जो बदलाव होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है बेटा, माध्यमों के आधार पर, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम। तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना हमारे किसको जन्म देता है, अपवर्तन को जन्म देता है। मतलब अपवर्तन की घटना का मेन रीजन ये है। दूसरी बात, तो चाल में अगर बदलाव होगा तो उसकी दिशा में भी क्या हो जाएगा बेटा, बदलाव हो जाएगा, उसकी दिशा में भी क्या हो जाएगा बेटा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास तीसरी बात की, इसकी मैंने किसकी, तरंगदैर्घ्य के था, इसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। तो अपवर्तन के अंदर जो है वो प्रकाश किरण की जो है चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। क्यों, क्योंकि अपवर्तन के अंदर जो प्रकाश की किरण वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करी है, और अलग अलग माध्यमों प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। अपन आगे देखेंगे कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है। तो इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग होगी, सघन माध्यम प्रकाश की चाल अलग होगी। तो अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो अपन कह सकते हैं अपवर्तन के अंदर प्रकाश की चाल बदल जाती है, उसके साथ उसकी क्या बदल जाती है बेटा, दिशा बदल जाती है, तथा उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अब देखो चाल की तो मैंने बात की, आगे बढ़ेंगे अपन कि किसकी चाल कैसे होती है। अब हम बात करते हैं दिशा की, कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि कोई प्रकाश किरण कहां बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी देखेंगे बेटा कैसे, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा यदि सघन माध्यम
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम से कहां प्रवेश करती है? विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये नियम आपको मोस्टली याद रखना बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये चीज कि मैंने आपको कहा ना, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां प्रवेश करती है? सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा सघन माध्यम से दिखा जाएगी बेटा विरल माध्यम में तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर। दोनों का डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये मेरे पास विरल माध्यम है, ये मेरे पास कौन सा माध्यम बेटा? विरल माध्यम है। और ये मेरे पास कौन सा माध्यम बेटा? सघन माध्यम है। एक मेरे पास विरल माध्यम है, दूसरा मेरे पास क्या बेटा? सघन माध्यम है। ठीक है, अब देखो मैंने इस पर डाल दिया बेटा क्या? अविलंब। क्या डाल दिया बेटा? अविलंब मैंने इस पर डाल दिया। देखो ये किरण आपकी देखो जानी कैसे चाहिए थी? सीधी इस तरीके से जानी चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई बेटा? घूम करके इधर आ गई। मतलब ये मेरे पास अविलंब है ना, ये अविलंब अविलंब की ओर आ गई। तो विरल माध्यम से यदि किरण प्रवेश करेगा सघन माध्यम में तो अविलंब की ओर आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कहें यदि प्रकाश की किरण कहां जा रही है बेटा? सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में। सघन से कहां जा रही है बेटा? विरल में। तो देखो मैंने इस पर क्या डाला बेटा? अविलंब डाला। क्या डाला बेटा? अविलंब डाला। तो ये मेरे पास देखो ये आई कोण जो, और ये मेरे पास कौन सा बेटा? आर कोण। ठीक है, यहां भी मेरे पास ये कौन सा है? आई कोण जो आपतित कोण है। और ये मेरे पास कौन सा कोण आएगा बेटा? अपवर्तित कोण। यहां मेरे पास आएगा बेटा कौन सा कोण? अपवर्तित कोण। ये मेरे पास कौन सा कोण आएगा बेटा? अपवर्तित कोण। इसको मैं आर से लिखिए। तो अगर मेरे पास सघन माध्यम से कहां प्रवेश करेगा बेटा? विरल माध्यम में। तो देखो ये मेरा पास अविलंब है, इससे क्या हो गई? दूर हो गई। किरण आपको दिख रही है बेटा? ये अविलंब है आपका, इससे क्या हो गई? दूर। ठीक है, और देखो यहां हमारे पास विरल माध्यम से कहां जा रही थी? सघन माध्यम में। तो अविलंब की ओर आ गई। ये वाली किरण देखो अविलंब की ओर आ गई ना। ठीक है, ये वाली किरण आपको ध्यान से दिख रही होगी। ये वाली किरण किसकी तरफ आ गई? अविलंब की ओर। ये रहा मेरा अविलंब। ठीक है बेटा, तो ये यही मैंने कहा कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां प्रवेश करती है? सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्या हो जाती है बेटा? दूर हट जाती है। ये हमारे पास कुछ अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो नियम थे। अब अपन जो है कल हमारे पास जो है इनके मेन नियम जो दो है हमारे पास, अपवर्तन के पहला नियम और दूसरा जो स्नेल का नियम वगैरह जो बचे हुए वो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज अपन पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अपन जो है अपवर्तन के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।